नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन राजपुरोहित। तो लास्ट टाइम जैसा कि हमने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था Q&A सेशन के बारे में, तो इस वीडियो में आपके जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप 2 महीनों से कहाँ गायब थे? बिना कोई अपडेट के आप इतनी लंबी छुट्टी नहीं ले सकते। तो इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि भाई बिना अपडेट के मैंने काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे कोई वीडियोस नहीं डाली है। कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था इसके लिए, बस बिज़ी था बिज़नेस को लेके और कुछ काम को लेके, तो समय नहीं मिल पाया यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए। तो आगे कोशिश करूँगा कि अगर मुझे समय मिलता है तो यूट्यूब पे भी वीडियो जो है वो रेगुलर पोस्ट करता रहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी एक लिस्टिंग है जो अभी FBA में है, बट मुझे फुलफिल्ड बाय सेलर में कन्वर्ट करना है, कितना टाइम लगता है? क्या क्विकली कन्वर्ट हो जाता है? हाँ जी, क्विकली कन्वर्ट हो जाता है। जब भी आप लिस्टिंग फुलफिल्ड बाय अमेजोन से चेंज टू फुलफिल्ड बाय मर्चेंट करोगे, हार्डली 5 मिनट का टाइम लगता है उसके अंदर। 5 से 10 मिनट में आपकी जो लिस्टिंग है वो सेलर फुलफिल्ड हो जाती है, और उसको वापस FBA में कन्वर्ट करोगे तो वो FBA में वापस कन्वर्ट हो जाती है। ज़्यादा टाइम इसके लिए इसके अंदर जो है वो नहीं लगता है। अगर आप एक ही लिस्टिंग को सेलर फुलफिल्ड भी रखना चाहते हो और फुलफिल्ड बाय अमेजोन भी रखना चाहते हो, तो आप उसकी एक कॉपी क्रिएट कर सकते हो सेम लिस्टिंग की, मतलब सेम ASIN की। उसमें से आपको क्या करना होगा कि एक तो आपकी FBA फुलफिल्ड रहेगी और एक आपकी जो है वो सेलर फुलफिल्ड रहेगी। तो आपकी उसी लिस्टिंग के नीचे आपके दोनों दिखा देगा कस्टमर को ऑप्शंस कि भाई सेलर फुलफिल्ड से ऑर्डर करना है कि फुलफिल्ड बाय अमेजोन से ऑर्डर करना है। तो उसमें ये होगा कि मान लीजिए आपने 50 इन्वेंट्री अमेजोन के FBA वेयर हाउस में बेच के रखी हुई है, वो वहां से अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है तो एटलीस्ट अगर आपके सेलर फुलफिल्ड में इन्वेंट्री उसकी वहां पे पड़ी हुई है तो कस्टमर उस पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो वो वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा। अगर वहां वाला आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो आपकी सेलर फुलफिल्ड वाली जो इन्वेंट्री है वो वहाँ पे शो करता रहेगा। आपको टाइम मिल जाएगा कि भाई 1-2 दिन मान लो आपने लेट हो गए शिपमेंट भेजने के लिए, तो उसमें क्या है कि आपको सेल का लॉस इतना नहीं होगा। नेक्स्ट है सर, हमारे पास जो ऑर्डर आएंगे उनको कस्टमर तक कौन पहुंचाएगा अगर हम शॉपिफाई पर स्टोर ओपन करते हैं? तब देखिए, अगर आप शॉपिफाई पर स्टोर रन करते हो तो आपको प्रोडक्ट जो है वो खुद शिप करने होंगे कस्टमर तक। आप कोई भी कोरियर कंपनी यूज़ कर सकते हो इसके लिए, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी कोरियर कंपनी एग्रीगेटर की आप सर्विस जो है वो ले सकते हो। मोस्टली जो शॉपिफाई पे स्टोर रन करते हैं वो ये जो थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स होते हैं इनकी सर्विस लेके रखते हैं, जहाँ पे हमें सभी कोरियर कंपनीज के ऑप्शन मिल जाते हैं और हमारे स्टोर से यानी कि जहाँ से हम बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ से अपने पार्सल जो है वो पिक होते हैं। तो आप उसमें चूज़ कर सकते हो कि भाई आपको फेडेक्स से भेजना है या डिलीवरी से भेजना है या DTD से, जो भी कोरियर कंपनी से आपको भेजना है वहाँ से भेज सकते हो। पार्सल जो है वो आपको खुद को ही शिप करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, रिटर्न डैमेज को कैसे हैंडल करें? GST टैक्स अपने आप कटे प्रॉफिट आता है या फिर एडिशनल टैक्स है? देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो आपका रिटर्न डैमेज को कैसे हैंडल करें। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि अगर हम मार्केट प्लेस पे सेल करते हैं या अपनी वेबसाइट पे भी सेल करते हैं तो रिटर्न में कुछ प्रोडक्ट जो है वो डैमेज होते ही है ट्रांजिट में। कई बार ट्रांजिट में सही तरीके से लॉजिस्टिक वाले हैंडल नहीं करते, उसकी वजह से डैमेज हो जाते हैं। कई बार पैकेजिंग सही नहीं होती, उसकी वजह से डैमेज हो जाते हैं, या कस्टमर जब रिटर्न करते हैं तो उसको सही तरीके से पैक करके नहीं रिटर्न करते तो भी डैमेज हो जाता है। तो वो हमें देखना पड़ता है कि हमारा डैमेज का रेशो जो है वो क्या आ रहा है। मान लीजिए कि हमने 100 प्रोडक्ट भेजे तो उसमें से कितने प्रोडक्ट हमारे डैमेज होकर वापस आ रहे हैं। तो 100 में से अगर मान लीजिए आपके 1 या 2 प्रोडक्ट आपको ऐसा है कि 1-2 तो डैमेज होकर आएंगे, तो फिर आपको उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी पूरे बिजनेस के अंदर कि भाई इतनी कॉस्टिंग मेरी डैमेज में जा रही है। फिर वो आपको प्रॉफिट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको या तो अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा, या फिर जो भी प्रॉफिट मार्जिन एग्जिस्टिंग आप ले रहे हो उसमें आपको कम मान के चलना पड़ेगा कि मान लीजिए कि भाई आप 50 रुपये कमा रहे हो तो उसमें से आपके 10 रुपये तो ये डैमेज में ही जाएंगे। तो ऐसी कैलकुलेशन जो है वो आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कि ब्रांड अप्रूवल लिए बिना कुछ दिन बिजनेस चला सकते हैं? एक वीडियो पैकिंग पर भी बनाओ। अच्छा हाँ, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें जो आपने जो GST से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा वो मेरे को एक्जैक्टली समझ में नहीं है कि भाई आप क्या पूछना चाह रहे हो। अगर आप उस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर पाए या थोड़ा सा सही तरीके से लिख पाए तो मैं इसका बेटर तरीके से आंसर दे पाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं कि ब्रांड अप्रूवल लिए बिना कुछ दिन बिजनेस चला सकते हैं? एक वीडियो पैकिंग पर भी बनाओ। तो देखिए, पैकिंग पर तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, और बात रही ब्रांड अप्रूवल की, तो ब्रांड अप्रूवल के बिना भी आप बिजनेस जो है वो रन कर सकते हो। आप यहाँ पे 2 चीज़ें देखिए, एक तो ब्रांड रजिस्ट्री होती है अमेजोन के ऊपर और एक GTN एग्जाम्पशन होता है। तो GTN एग्जाम्पशन तो आपको लेना पड़ेगा अगर आप अपने ब्रांड कुछ भी मतलब अपने प्राइवेट लेबल से अगर प्रोडक्ट लिस्ट करते हो। तो अगर आप जेनरिक प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो भी आपको GTN एग्जाम्पशन लेना पड़ेगा। और जो ब्रांड रजिस्ट्री होती है उसके लिए आपको ट्रेडमार्क की रिक्वायरमेंट होती है, और ट्रेडमार्क आने में आपको लगभग 1 से 1.5 साल का समय लगता है। तो आप बिजनेस कर सकते हो बिना ब्रांड अप्रूवल लिए आप, लेकिन आपको GTN एग्जाम्पशन लेना पड़ेगा। चाहे आप जेनरिक बेचो या फिर अपने कोई भी प्राइवेट लेवल से बेचो, आपको GTN एग्जाम्पशन इसके लिए लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि हेलो सर, अभी के टाइम में अमेजोन ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्टअप ठीक रहेगा क्या?
क्या ये बिज़नेस में स्कोप है सर, प्लीज़ रिप्लाई मी सर। देखिए, अगर आपके पास में प्रोडक्ट अच्छा है और आपको लगता है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट मार्केट में चलने लायक है या फिर इस कंपटीशन में भी आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो तो ठीक है। लेकिन अगर कॉमन प्रोडक्ट है, मार्केट में चल रहा है और कंपटीशन उसका है, तो उसमें बहुत अभी तो बहुत वो कंपटीशन वाला टाइम आ गया, तो बहुत मुश्किल होता है सेल जो है वो जनरेट करनी। डिफरेंट प्रोडक्ट है और आपको लगता है कि हाँ भी इसकी सेल मार्केट में मिल सकती है, या फिर नया प्रोडक्ट आप कोई लॉन्च कर रहे हो तो ठीक है। अगर आप टाइम की बात करो तो देखिए, धीरे धीरे तो कंपटीशन जो है वो ऑनलाइन में इंक्रीज़ हो ही रहा है। पहले इतना कंपटीशन नहीं था, अब कंपटीशन है, आगे हो सकता है कि और कंपटीशन जो है वो बढ़ जाए। तो डिपेंड कि आपका प्रोडक्ट कैसा है और उसका मार्केट साइज़ क्या है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि भाई हम अमेज़न पे बिजनेस करते हैं तो हमारा चल जाएगा बिजनेस, कि नहीं चलेगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो सारे हमें देखने पड़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेज़न में पेमेंट कट क्यों करते हैं अकाउंट लेवल रिजर्व। देखिए, कुछ पैसे जो है अमेज़न में रिजर्व करके रखते हैं, वो इसलिए रिजर्व करके रखते हैं कि इनकेस अगर कस्टमर की कोई रिटर्न की रिक्वेस्ट आती है या रिफंड की रिक्वेस्ट आती है और हम बिजनेस स्टॉप कर देते हैं, तो अमेज़न उस पेमेंट में से कस्टमर को जो है वो रिफंड कर सकता है, या फिर कस्टमर को जो भी डिस्प्यूट है अगर प्रोडक्ट को लेके किसी भी तरीके का, तो कस्टमर को पैसे वापस दे सकता है अमेज़न। उसके लिए जो है वो कुछ पैसे हमारे रिजर्व करके वो अमेज़न में अकाउंट लेवल रिजर्व में जो है वो रहते हैं। जब हम बिज़नेस बंद कर देते हैं तो कुछ टाइम तक वो रिजर्व में रहते हैं, उसके बाद में वो हमारे अकाउंट में आ जाते हैं और हमारा अकाउंट जो है वो पूरा सेटअप हो जाता है। लेकिन जब तक हम बिजनेस रन करेंगे तब तक कुछ पैसे जो है वो रिजर्व में रहेंगे ही रहेंगे। हम बायर को ओरिजिनल प्रोडक्ट सेंड करते हैं, प्रोडक्ट रिसीव करने के कुछ दिन बाद बायर रिटर्न रिक्वेस्ट करता है, कुछ दूसरा प्रोडक्ट सेलर को रिटर्न करता है। हाउ टू डील विद दिस फ्रॉड बायर्स, प्लीज आंसर दिस। देखिए, यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कह सकते भी बायर ही फ्रॉड होते हैं। कुछ बायर ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट मंगाते हैं और उसकी जगह पे कोई दूसरा रिटर्न कर देते हैं। कुछ होते हैं, सारे नहीं होते, कुछ होते हैं। और कई बार क्या होता है कि कुछ इन ट्रांजिट में भी हो जाता है। मान लीजिए लेबल जो है वो गलत लग गया रिटर्न के टाइम में, जो लेबल यहाँ इस प्रोडक्ट पे लगना था वो उस प्रोडक्ट पे लग गया, तो भी कई बार गलत प्रोडक्ट रिटर्न आ जाते हैं। तो देखिए, ये चेन जो है ना वो बहुत बड़ी है। बायर से लेके सेलर तक प्रोडक्ट आने में बहुत लोग इंक्लूडेड होते हैं। पहला बायर खुद इंक्लूड होता है, फिर उसके बाद में जो लॉजिस्टिक वाले पर्सन होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, कई कोरियर कंपनी होती है, कहाँ से अलग अलग सिटीज़ से जो पार्सल है वो ट्रेवल करता है। तो उस पूरी चेन के अंदर कहाँ पे पार्सल जो है वो चेंज हो रहा है, कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन इसके लिए हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, मान लीजिए कि अपने पास में कोई डैमेज आता है तो हम उसका क्लेम जो है वो रेज कर सकते हैं। मार्केट प्लेस अपने को एक ऑप्शन देते हैं क्लेम रेज करने के लिए, कि भी अगर हमारे पास में कोई गलत प्रोडक्ट रिटर्न में आ गया या डैमेज प्रोडक्ट रिटर्न में आ गया, तो हम उसकी फोटो वगैरह खींच के मार्केट प्लेस को क्लेम कर सकते हैं कि भाई ये हमारे पास में गलत प्रोडक्ट आया है, तो आप इसकी जो भी है वो इसका हमें क्लेम दीजिए। तो उसमें हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू के लगभग हमें क्लेम मिल जाता है, अगर हमारा केस सही होता है तो इसका तो सिर्फ यही है कि हमें क्लेम रेज करना होता है मार्केट प्लेस के साथ में, बस। इसके अलावा और कुछ अपने नहीं कर सकते इस चीज़ का। दूसरा है कि क्या एक एड्रेस पर जीएसटी नंबर लिया तो अनदर एड्रेस से बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं तो कुछ इश्यू हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। एक जीएसटी नंबर जो लेते हैं हम, जहाँ से बिजनेस ऑपरेट करते हैं उसी एड्रेस पर लेते हैं, तो हम बिजनेस जो है वो वहीं पर ही ऑपरेट करना चाहिए। टेक्निकली अगर सिस्टम की बात करें तो जिस एड्रेस पर हमने जीएसटी लिया, हमारा बिजनेस भी वहीं से ही ऑपरेट होगा। इसके अलावा अगर हम किसी दूसरी जगह से बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं या दूसरी जगह पे अपना स्टोर रन कर रहे हैं, तो हमें वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो ऐड करवाना पड़ेगा जीएसटी के अंदर, फिर हम वहां से जो है वो अपना बिजनेस रन कर पाएंगे। किसी प्रोडक्ट पे रिटर्न डेज कैसे डालें, जैसे कि 7 डेज और 30 डेज, जब हम उसको कैसे कर सकते हैं कस्टमाइज, प्लीज टेल। देखिए, मार्केट प्लेस पे ये अपने हाथ में नहीं होता कि रिटर्न पॉलिसी जो है वो मार्केट प्लेस खुद डिसाइड करते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर कैटेगरी पे कितने डेज की रिटर्न है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी पे कितने डेज की रिटर्न है, या फिर इस पर्टिकुलर कैटेगरी या प्रोडक्ट पे नो रिटर्न पॉलिसी है। तो वो पॉलिसी मार्केट प्लेस डिसाइड करता है और हमको भी जो है वो उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। हम रिटर्न जो है वो कस्टमाइज नहीं कर सकते कि भी आपको 7 दिन में रिटर्न करना है या 30 दिन में रिटर्न करना है। वो कम्प्लीटली मार्केट प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है। अपने स्टोर में हम अपनी पॉलिसीज जो है वो बना सकते हैं रिटर्न की, भी 7 दिन रिटर्न पॉलिसी है या 10 डेज रिटर्न पॉलिसी है या 30 डे रिटर्न पॉलिसी जो है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोथिंग में क्या क्या फ़ायदे हैं एंड क्या नुकसान है और कैसे करें शुरू, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा मिनिमम। तो देखिए, फ़ायदे तो आपके ये हैं कि अगर आपके पास में कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है क्लोथिंग, क्योंकि ये कैटेगरी ऐसी है कि इसमें जो ट्रेंड है वो बहुत जल्दी चेंज होते रहते हैं। तो आपके पास में ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो करंटली ट्रेंड से सेट हो रहा है, और तो आपको अच्छी खासी सेल जो है वो उसमें मिल सकती है। और नुकसान इसमें ये है कि इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि देखिए ये वेरिएशन वाले प्रोडक्ट है। वेरिएशन का मतलब कि मान लीजिए एक शर्ट अगर मेरे को सेल करनी है तो इसके कई कलर्स आएंगे, फिर इसमें कई साइजेज़ रहेंगे, तो एक लिस्टिंग में या फिर एक एसकेयू पे भी मेरे को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैं एक शर्ट की लिस्टिंग करता हूँ, एक एसकेयू लिस्ट करता हूँ मैं शर्ट का,
उसमें 6 वेरिएशन है, तो मेरे को 6 अलग अलग शर्ट चाहिए। फिर उसमें अगर 3 साइज़ है तो टोटल 18 पीस मेरे को चाहिएंगे। अगर 18 पीस मैं वहाँ पे डालता हूँ तो सबकी एक एक क्वांटिटी जो है वो डलेगी। उसके अलावा अगर मेरे को ज़्यादा क्वांटिटी डालनी है, सबकी 10-10 पीस डालनी है, तो 180 पीस जो है वो मेरे को टोटल चाहिएंगे। तो 180 पीस जब मेरे पास में होंगे तब मेरा वो एक SKU जो है वो लाइव होगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके अंदर वेरिएशंस को मैनेज करना और साइजेस को मैनेज करना। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं तो ये भी होता है कि सभी वेरिएशंस पे सेल नहीं आती है, कुछ जो है वो ज़्यादा बिकते हैं, कुछ जो है वो कम बिकते हैं। तो आपको उनका भी रेशो जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि भी जो ज़्यादा बिकते हैं वो आपके पास में स्टॉक में ज़्यादा हो, जो कम बिकते हैं वो आपके पास में स्टॉक में कम हो। तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मैनेज करना, लेकिन मैनेज हो जाता है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम देना पड़ता है मैनेजिंग में। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे, लगभग आपकी तरफ से बार बार जो है वो पूछे जा रहे थे कमेंट सेक्शन में। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई-कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।